चलिए, लेट अस रिज्यूम। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज हो गए क्या सारे एक्सरसाइज के? कोई डाउट, कोई दिक्कत उसमें? करेंगे उसको भी डिस्कस। चैप्टर नंबर 2 थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यूनिट नंबर 1 लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें अपन क्या पढ़ रहे थे? अबाउट द डिमांड। डिमांड मतलब क्या? कौन सी चीजों से मिलकर के बनती है डिमांड? 3 चीजें, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। डिमांड को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? 2 चीजें पढ़ी थी उसमें अपन ने। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ सर्टेन, पहले तो प्राइस, बरोबर, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। कभी भी अपन डिमांड बोलेंगे इतनी डिमांड है, 100 मोबाइल फोन्स की डिमांड है एट द रेट ₹10,000 पर यूनिट। दूसरी चीज, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज अ कंटिन्यूअस थिंग, इसलिए उसको, उस फ्लो को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर पीरियड, पर टाइम, पर मंथ, पर डे, पर ईयर, ऐसे जो है एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स में पहली चीज क्या थी? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। रिलेशन कौन सा था? इनवर्स रिलेशन था यहां पर बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दूसरी चीज, दूसरा डिटरमिनेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 टाइप के रिलेटेड गुड्स कौन से थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? एक दूसरे के साथ में ही यूज किए जाते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? एक दूसरे के जगह पर अपन उसको यूज कर सकते हैं, दैट वेर सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर बढ़ेगी तो मेन गुड की डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ेगी तो मेन गुड की डिमांड, कार की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी, क्योंकि कार की डिमांड कम होगी प्राइस बढ़ने से, तो उसमें जो चीज यूज होती है पेट्रोल, उसकी भी डिमांड कम होगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कम होगी तो डिमांड फॉर मेन बढ़ेगी। दैट इज इनवर्स रिलेशन अगेन इन द कॉम्प्लीमेंट्री। लॉजिक से याद करो, उसको लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करो। दूसरा, सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होगा? सब्स्टिट्यूट की प्राइस, कोको कोला की प्राइस बढ़ गई तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, राइट? क्योंकि कोको कोला वाले छोड़ करके अभी पेप्सी पर आ जाएंगे, राइट? कोको कोला की प्राइस, अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ेगी तो मेरे मेन गुड की प्राइस भी, सॉरी, डिमांड भी बढ़ेगी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर माय मेन गुड इंक्रीजेस। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीजेस, डिमांड फॉर माय मेन गुड डिक्रीजेस। दोनों भी डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं अपन। तीसरा था इनकम। नॉर्मली इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। इनकम कम होने से डिमांड कम होगी। ये देखा था अपन ने नॉर्मल गुड्स के लिए। इसमें दूसरे टाइप के गुड्स कौन से थे? एक था इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या होता था? इनकम बढ़ गई तो उसकी डिमांड पहले हल्की सी बढ़ सकती है, बट अल्टीमेटली उसकी डिमांड कम होती है। इंफीरियर गुड्स के केस में ही अगर प्राइस अपनी, सॉरी, इनकम कम हो गई तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट? दिस इज इनवर्स अगेन रिलेशनशिप फॉर इंफीरियर गुड्स। तीसरे देखे थे अपन ने एसेंशियल गुड्स, दवाई, ऑयल, राइट?
इसमें क्या था, प्राइस बढ़ने से या कम होने से डिमांड ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, इट इज मोर और लेस सेम। एंड लास्टली लग्जरी गुड्स, यहां पर डिमांड बढ़ती थी बट ओनली आफ्टर अ सर्टेन लेवल, इनकम एक लेवल से ज्यादा हो गई तभी वो बढ़ती थी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात की थी अपन ने, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन फेवर ऑफ कमोडिटी चेंज हो गए तो डिमांड क्या होगी, इन फेवर ऑफ दोज गुड्स अगर फैशन चेंज हो गया तो डिमांड बढ़ेगी, इन अगेंस्ट दोज गुड्स अगर ट्रेंड चेंज होगी तो डिमांड कम होगी। इसमें 4 इफेक्ट्स देखे थे अपन ने, डेमोन्स्ट्रेशन, स्नॉब, बैंडवैगन और वेबलन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या था, देखा देखी, दूसरे के पास में है मुझे भी चाहिए, राइट। दूसरा क्या था, बैंडवैगन, वो भी काइंड ऑफ देखा देखी ही था बट सबके पास में है, ट्रेंडिंग है वो चीज तो चाहिए। TWS ट्रूली वायरलेस स्टीरियो जो है, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, उसके एग्जांपल देखा था अपन ने। उसके बाद में स्नॉब इफेक्ट क्या बोलता था, समथिंग यूनिक, कुछ तो हो ऐसा जो ना हो एक जैसा, राइट। एंड लास्टली वेबलन इफेक्ट, वो क्या था, महंगा मतलब अच्छा, फॉर स्टेटस सीकिंग रिच पीपल, दिखावे के लिए बेसिकली वो यूज किए जाती है। नाउ जो अपन ने 2 चीजें देखी थी ना, स्नॉब और वेबलन, राइट। अब स्नॉब जो है वो किस वजह से अफेक्ट होता है, प्राइस के वजह से अफेक्ट होता है या लोगों की मेंटालिटी की वजह से अफेक्ट होता है, लोगों की मेंटालिटी की वजह से। और वेबलन जो बोला अपन ने, महंगा मतलब अच्छा, वो मेंटालिटी की वजह से होता है या प्राइस की वजह से होता है, प्राइस की वजह से। द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्नॉब एंड वेबलन इज दैट फॉर्मर, दैट इज स्नॉब इफेक्ट, इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, दूसरे लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, मुझे नहीं चाहिए, मेंटालिटी। एंड द लैटर दैट इज वेबलन इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। वेबलन जो है वो प्राइस के इससे इफेक्ट होता है, ये जो है मेंटालिटी या फिर कंजम्पशन ऑफ अदर्स, दूसरे क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से अफेक्ट होता है। We can conclude that people have taste and preferences and these do change, sometimes due to external, sometimes due to internal causes, but taste and preferences का definitely demand पर effect जो है वो होता है। अब ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये इफेक्ट, इसके बारे में भी एक बिजनेस मैनेजर को नॉलेज चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए। नॉलेज रिगार्डिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, जो बना रहा है, जो बेच रहा है, एंड मार्केटर्स, as it would help them appropriately design new models of products and services to suit the changing taste and needs of the customers। अगर आप टेस्ट के हिसाब से, कस्टमर के ट्रेंड के हिसाब से अगर चेंज नहीं करोगे, अगर चेंज नहीं करोगे ट्रेंड के हिसाब से, तो आपको जो है आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। इसका एक क्लासिक एग्जांपल कुछ ध्यान में आता है क्या, जिसने ट्रेंड के साथ में चेंज नहीं किया और अब उसकी डिमांड ज्यादा है ही नहीं? नोकिया इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। बचपन में नोकिया के फोन्स देखे हुए ध्यान में है क्या आप लोगों को? राइट। एक टाइम था जब मोबाइल मतलब सिर्फ और सिर्फ नोकिया, राइट। उसके बाद में कौन से फोन आ गए? एंड्रॉयड, सैमसंग वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंड्रॉयड, ये एक नया सिस्टम लाया या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लाया, राइट। जो एंड्रॉयड वाले हैं ना, एंड्रॉयड वाले पहले कहां गए थे पता है क्या? नोकिया वालों के पास। नोकिया वालों ने मना कर दिया, बोले हमको कोई जरूरत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है हमको, हमारा मोबाइल दुनिया में सबसे बेस्ट है। फिर वो चले गए सैमसंग वालों के पास में। सैमसंग ने चेंजिंग ट्रेंड, चेंजिंग प्रेफरेंस, चेंजिंग फैशन को देखते हुए उसको अपना लिया। इनफैक्ट उसने ही ट्रेंड चेंज कर दिया, राइट। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इसलिए
एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, एक काम करो पहले तो ये फ्यूचर प्राइसेस आप मतलब बाद में इसके लिए फ्यूचर प्राइसेस के ऊपर लिख लो गोल्ड, इनकम के ऊपर लिख लो कोविड एंड सप्लाई के ऊपर लिख लो पेट्रोल, फिर अपन डिस्कस करते हैं एग्जांपल सब कुछ। इनकम के ऊपर लिख लो कोविड एंड सप्लाई के ऊपर लिख लो पेट्रोल। देखो क्या बोल रहे हैं वो, जो डिमांड है ना कमोडिटी की, कोई भी गुड की जो डिमांड होती है वो चेंज होती है ऑल्सो बाय द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस इनकम सब कुछ सेम है, कोई सब्स्टिट्यूट कोई कॉम्प्लीमेंट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट द डिमांड चेंजेस बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स। एक्सपेक्टेशन कौन सी चीजों के बारे में हो सकती है, बहुत सारे, बट मेनली अपने को यहां पर 3 दी है। पहला क्या, फ्यूचर प्राइस, दूसरा फ्यूचर इनकम, तीसरा फ्यूचर सप्लाई। पहले बात करते हैं फ्यूचर प्राइस की। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, अगर आपको समझ लो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अभी से 1 महीने बाद नहीं, क्या गोल्ड की प्राइस फॉर एग्जाम्पल अभी अपने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 80,000 है, वो चल करके डायरेक्टली 1,20,000 हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, अभी क्या करोगे, गोल्ड खरीदोगे। क्यों, क्योंकि आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ने वाली है, राइट? आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़ने वाली है, तो करंट डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अगेंस्ट दैट, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अभी जो प्राइस है 80,000, आगे से कुछ 1-1.5 महीने में ऐसा होने वाला है ये शायद 40,000 ही चली जाएगी, तो क्या करोगे? नॉर्मली, वैसे एकदम लॉन्ग टर्म के लिए अलग बात है, बट नॉर्मली कोई भी बेचेगा, राइट? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस नीचे जाएगी, तो आप क्या करोगे, करंट डिमांड को कम करोगे, राइट? ये हो गया फ्यूचर प्राइस के बारे में। ऐसे ही ये गोल्ड का एग्जांपल लिया, ऐसे ही सारे गुड्स के साथ में होता है। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है कि अपने को फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है और कोई एसेंशियल वगैरह गुड्स भी है, तो लोग सोचते हैं अरे यार फ्यूचर में महंगा मिलेगा अपने को, एक काम करते हैं अभी ही खरीद के रख लेते हैं, राइट? फ्यूचर में सस्ता मिलने वाला है ऐसा लगता है अगर उनको, तो जान देना अभी काय को खरीदना है, फ्यूचर में देखेंगे, जब वो सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे, राइट? जैसे ओनियंस, गार्लिक अपन ने एग्जांपल लिया था, एक टाइम पे प्राइस बहुत ज्यादा हो गई थी, वहां पर एक टाइम के बाद में ऑब्वियसली लोगों को एक्सपेक्टेशन आ जाता है भाई थोड़े टाइम बाद कम हो जाएगी प्राइसेस, शायद अभी नहीं लेते बाद में ले लेंगे। दूसरा होता है फ्यूचर इनकम के बारे में एक्सपेक्टेशन। कोविड का टाइम, इनकम के बारे में सर्टेनिटी थी क्या अपने को, बिजनेसेस कब खुलेंगे वापस से, अपनी दुकान कब चालू होगी, कब पैसा आएगा वापस से। ऐसे टाइम पर आप जो खरीद रहे थे ओवरऑल, सारी फैमिली सारे वर्ल्ड में सबके साथ ऐसा ही था, जो ओवरऑल डिमांड थी, क्या आप जबरदस्ती की ज्यादा की चीजें खरीद रहे थे कि सिर्फ नेसेसिटीज खरीद रहे थे? सिर्फ नेसेसिटीज। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इनकम के बारे में आपको सर्टेनिटी नहीं थी, राइट? अगर आपको फ्यूचर इनकम जो है सर्टन नहीं है, तो आप करंट डिमांड क्या करोगे, ओवरऑल कम करोगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है 100% अरे 1 महीने बाद मेरे को बहुत पैसा मिलने वाला है कहीं से तो भी, तो करो धड़ाधड़ खर्चा, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? फ्यूचर इनकम का अपना अगेन एक्सपेक्टेशन से करंट डिमांड उस केस में बढ़ जाएगी। तीसरी चीज,
फ्यूचर सप्लाई ये हुआ था कोविड में, इसलिए वो कोविड अपन ने एग्जाम्पल लिखा है। तीसरा फ्यूचर सप्लाई, आप लोगों को अभी ध्यान में होगा नहीं होगा, थोड़े टाइम पहले एक ऐसा बीच में यह आया था कि पेट्रोल पंप वालों की या ट्रांसपोर्टर्स की कुछ तो भी स्ट्राइक थी। पेट्रोल पंप उन्होंने बोला था बंद होने वाले हैं थोड़े दिनों के लिए, राइट। उस दिन शाम को इतनी लंबी लाइन, हर एक पेट्रोल पंप पर इतनी लंबी लाइन कि मतलब एक एक घंटा लग रहा था पेट्रोल भरवाने को, राइट। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में सप्लाई इस चीज का रहेगा या नहीं रहेगा ये अनसर्टेन था, बरोबर। अगर आपको ऐसा लगता है फ्यूचर में इस चीज का सप्लाई नहीं रहेगा, फ्यूचर में पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो करंट डिमांड बढ़ेगी। और अगर अपने को ऐसा नॉर्मली पता है कि भाई ठीक है फ्यूचर में एम्पल सप्लाई रहेगा, तो नॉर्मली सब कुछ चलता रहेगा, करंट डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर इनकम, future supply conditions etc. influence the current demand. If the consumers expect increase in future prices, if they expect increase in future income or shortage in supply, अगर फ्यूचर प्राइसेस उनको लगता है बढ़ने वाले हैं, या फिर इनकम फ्यूचर में बढ़ने वाली है, या फिर फ्यूचर में सप्लाई जो है वो कम रहने वाला है, इन तीनों केसेस में करंट डिमांड क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ये दोनों इंक्रीज ऑब्वियसली, सप्लाई इज शॉर्टेज, तभी करंट डिमांड ज्यादा रहेगी। समझ रहा क्या? उसके अगेंस्ट अगर उनको लगता है कि फ्यूचर प्राइसेस कम होने वाली है, या फिर इनकम अपनी कम होने वाली है, या फिर सप्लाई बहुत ज्यादा रहने वाला है, तो करंट डिमांड कम रहेगी। ठीक है। If the consumers expect increase in future prices, increase in income, shortage in supply, more quantities will be demanded currently. If they expect a fall in price or fall in income, they will postpone their purchases of non-essential commodities and therefore current demand of them will fall. अब देखो ये वाली जो एक्सपेक्टेशन की चीज है, ये जो अपनी मेडिसिन या फिर एकदम एसेंशियल चीजें होती है उनके लिए इतनी ज्यादा अगेन अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि दवाई फॉर एग्जाम्पल अभी महंगी भी है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जान दे 10 दिन बाद ले लेंगे, नहीं, वो तो जब की तभी लेना पड़ेगा, उस पर इतना ज्यादा अप्लाई नहीं होता। ऑल्सो लेवल ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस अबाउट देयर फ्यूचर इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट स्पेंडिंग एंड डिमांड। ये सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं सोचते, बिजनेसेस जो कि बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं भाई अगर प्रॉफिट्स फ्यूचर में अच्छे होंगे तो अपन एक काम करते हैं और ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, अच्छे से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उनको अगर लगता है कि नहीं फ्यूचर में इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बूम नहीं करेगी, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी, मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर वो थोड़ा कम कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हैं। अदर फैक्टर्स अभी तक अपन ने कौन से देखे? 5 मेन। पहला तो प्राइस, दूसरा रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस, तीसरा इनकम, चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड पांचवा कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। अदर फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला उसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन। जनरली कोई सिटी ए जहां पर पॉपुलेशन है 1 लाख और सिटी बी जहां पर पॉपुलेशन है 10 लाख, ओवरऑल डिमांड कहां पर ज्यादा रहेगी? बी में, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। वही वो बोल रहे हैं, जनरली लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ रीजन, लार्जर वुड बी द नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्जर वुड बी द क्वांटिटी डिमांडेड in the market would be higher at every price. And opposite is the case when population is less. जहां पर population कम है, total size कम है, वहां पर
डिमांड भी कम रहेगी। दूसरा पॉइंट, एज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सिटी ए, या फिर सिटी भी छोड़ दो, ऐसे ही अपन देखते हैं कोई भी एक रीजन में एक जगह है, वहां पर 100 लोग हैं, ठीक है। 100 में से नहीं, क्या 10 आर चिल्ड्रन, 10 एडल्ट्स और 80 आर सीनियर सिटीजन, एजेड। अब ऐसी जगह पर कौन सी चीजों की डिमांड ज्यादा रहेगी? सीनियर सिटीजन, जो लोग जो चीजें ज्यादा यूज करते हैं उन चीजों की, राइट। मे बी स्पेक्टेकल्स, वॉकिंग स्टिक्स, राइट, इन चीजों की, बिकॉज इनका प्रपोर्शन वहां पर ज्यादा है। दूसरा केस अगर ऐसा रहता था, 10 चिल्ड्रन, 10 सीनियर सिटीजन एंड 80 एडल्ट्स, फिर जो ये लोग ज्यादा डिमांड करते हैं उन चीजों की डिमांड ज्यादा रहती थी, ट्रेंडी क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन्स, ये सब चीजें। एंड अगर ऐसा रहता था 80 चिल्ड्रन, 10 एडल्ट्स, 10 सीनियर सिटीजन, तो फिर बेबी फूड, टॉयज, ये सब चीजों की डिमांड ज्यादा रहती थी। आपके पॉपुलेशन का प्रपोर्शन या डिवीजन कैसा है, एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके हिसाब से भी डिमांड चेंज होगी। इफ लार्जर प्रपोर्शन बिलोंग टू ओल्ड एज, देयर विल बी इंक्रीज डिमांड फॉर गेरियाट्रिक केयर सर्विसेज। गेरियाट्रिक मतलब रिलेटिंग टू ओल्ड एज, spectacles, walking sticks, etc. And less demand for children books. Similarly, अगर population में more of children है तो baby food, toffees, chocolates, toys, इन सब की डिमांड ज्यादा रहेगी। एक और चीज बोलते हैं वो कि अगर माइग्रेशन ज्यादा है, माइग्रेशन मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, जनरली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है। रूरल से अर्बन एरिया में लोग चले जाएंगे अगर, तो रूरल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्बन की डिमांड बढ़ जाएगी। इफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, देयर विल डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज। यहां तक सब ठीक? तीसरा पॉइंट, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, नेशनल इनकम मतलब क्या? सिंपली अभी के लिए ऐसा समझो, मेरे पूरे देश की ओवरऑल इनकम। अगर पूरे देश में ओवरऑल इनकम अच्छी है, बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल डिमांड कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी, ज्यादा रहेगी। लोगों के पास में ज्यादा पैसा है तो वो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर नेशनल इनकम कम रहेगी तो डिमांड कम रहेगी। इसमें एक और चीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो, समझ लो नेशनल इनकम है 1000 रुपए टोटल। अभी ये 1000 रुपए नहीं, क्या 10 लोगों में, 10 नहीं तो 100 लोग पकड़ते हैं, ठीक है। 100 लोग और यहां पर अमाउंट अपन पकड़ते हैं 10,000। अगर बरोबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर रही इनकम, तो हर किसी को कितना कितना मिलेगा? 100 रुपए, 10,000 डिवाइडेड बाय 100, 100 लोगों को 100 ईच। हर कोई बरोबर डिमांड कर पाएगा सब चीजों की इक्वली। बट अगर ऐसा है कि ये 10,000 रुपए नहीं, क्या ऐसा है 10 लोगों के पास में फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए है, ठीक है।
इनके पास में कितने हो गए 5000, बचे हुए 90 लोगों के पास में जो है 5000 डिवाइडेड है, कितना आएगा उनका, लगभग 50 रुपए 40 ऐसा कुछ, तो भी 50 to 60 रुपीज रहेंगे। इनके पास में 90 लोग जो है उनके पास में सिर्फ 50-60 रुपए है, और यहां पर 10 लोगों के पास में 500-500 रुपए है। अब ज्यादा डिमांड कौन कर पाएगा, ये 10 लोग, बरोबर, ये 10 लोग डिमांड करेंगे ज्यादा, पर क्या इनकी डिमांड वुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्चुअल होल डिमांड, नहीं। फॉर एग्जाम्पल डेली यूज की चीजें, साबुन, सोडा, राइट, ये सब चीजें जो है सब लोग डिमांड करेंगे। अब वो चीज ये जो 10 लोग हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, नॉर्मल गुड्स है, वो ये लोग भी कंज्यूम कर करके कितना ही कर लेंगे, जितना लगता है उतना ही करेंगे। ये लोग भी खरीदना तो चाहते हैं बट उनके पास में पैसे ही नहीं है, उस चीज की डिमांड ज्यादा हो पाएगी क्या, नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, सबके पास में 100-100 रुपए रहते थे, तो फिर पूरे के पूरे 100 लोग खरीद पाते थे, राइट, और डिमांड ओवरऑल ज्यादा रहती थी। लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ क्रूशियल डिटर्मिनेंट, हायर द नेशनल इनकम हायर विल बी द डिमांड। पर हो सकता है जो ये इनकम है, जो वेल्थ है, मे बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, so that very few rich people and majority are poor। बहुत कम जो है वो रिच, बहुत कम लोग जो है उनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, मेजॉरिटी इज पुअर। इन दिस केस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी लेस। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब टेंडेंसी टू कंज्यूम। 10 लोग मिलकर के कितना ही डिमांड कर लेंगे, बरोबर, ओवरऑल जो डिमांड है वो कम रहेगी, because propensity to consume of the rich people is less than that of poor people। Consequently demand for consumer goods, जो अपन ने बोला, ऑयल, गैस, व्हीट, टूथपेस्ट, ऐसी सारी चीजें will be comparatively less। जो भी बेसिक नेसेसिटीज की अपने को चीजें लगती है, साबुन, सोडा, दवा, दारू, दारू नहीं बोलते हैं ऐसा यार, दवा दारू कुछ नहीं बोला मैं, दवा, right? If the distribution is more equal, propensity to consume will be relatively high। अगर डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट रहेगा, इक्वल रहेगा, तो रिलेटिवली हायर डिमांड रह पाएगी। समझा गया ये वाला पॉइंट, यस और नो? नेक्स्ट, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। देखो क्या बोलते हैं वो, क्रेडिट फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है और इंटरेस्ट रेट कितना है, इसके वजह से भी डिमांड मेरी अफेक्ट होती है। जैसे ईएमआई पर चीजें मिलती है आजकल, हर एक चीज ईएमआई पे मिल सकती है, कोई भी, यू नेम एनीथिंग, राइट। खरीदी है किसी ने, बहुत लोग खरीदते हैं, मैंने भी खरीदी है, राइट। ईएमआई पर खरीद सकते हैं आजकल इजीली। अगर आपको इजीली ईएमआई पर, दैट इज टू से क्रेडिट पर, उधार पर चीजें इजीली अगर मिल रही है, तो डिमांड ज्यादा रहेगी कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। जैसे हाउसिंग लोन और किसी चीज के लिए लोन, कार लोन, नॉर्मल मोबाइल फोन के लिए भी आजकल ईएमआई पे सब कुछ मिलता है, राइट। सारी चीजों पे अगर आपको इजीली पैसा मिल जाएगा उसको खरीदने के लिए, तो आपकी डिमांड उसकी ज्यादा रहेगी, अदरवाइज उसकी डिमांड कम रहेगी। दैट इज अबाउट कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज induces people to purchase more than what their current income permit। उनकी ऐसी टेंडेंसी हो जाती है कि करंट इनकम नहीं है बट मिल रहा है ना अभी ईएमआई पर, ले लो। सबकी एक नॉर्मल मेंटालिटी रहती है, पैसा मिल रहा है, उधार पर मिल रहा है, ले लेते, बाद में देते रहेंगे। क्रेडिट फैसिलिटीज मोस्टली डिटरमाइन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट मतलब वो बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, जैसे हाउस अपन ने बोला, कार बोला, ये खरीदने की उनकी डिमांड। अगर लोन इजीली मिल रहा है तो लोग खरीद लेंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं खरीद पाएंगे। फॉर द गुड्स विच आर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर बल्क पेमेंट्स एट द टाइम ऑफ परचेज। अच्छा, लोन मिल रहा है, ओके, बट लोन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, तो आप लोन लेना पसंद करोगे या नहीं? नहीं करोगे। और अगर बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है तो लेंगे, राइट? लोन अगर बहुत ज्यादा रेट पर मिल रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी, लोन अगर इजीली कम रेट पर मिल रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एनकरेज पीपल टू बोरो एंड देयरफॉर डिमांड विल बी मोर। इकोनॉमिक्स लॉ अपने फाउंडेशन लेवल पर जो भी है ना, सब बेसिक लॉजिक्स है, राइट? थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली है एक्स्ट्रा, थोड़े ऊपर के, बट वैसे देखा जाए एकदम डिटेल में तो बेसिक लॉजिक्स है, बस उसको टेक्निकली हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, वही अपने को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, गवर्नमेंट अपना कैसा कैसा क्या क्या करती है उसके हिसाब से भी ओवरऑल डिमांड अफेक्ट होती है, ऐसा उनका बोलना है। कैसे अफेक्ट करेगी गवर्नमेंट? देखो, गवर्नमेंट टैक्स कम या ज्यादा कर सकती है, सब्सिडी, पता है गवर्नमेंट अपने को पैसा देती है या फिर कुछ मतलब अपने को हेल्प करती है, जैसे एलपीजी वगैरह होता है, गैस वगैरह होता है, इसके लिए सब्सिडी मिलती है। देखो सब्सिडी क्या होता है, कोई भी चीज अगर 100 रुपए की है और गवर्नमेंट को लगता है वो एसेंशियल है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप खरीदो, 40 रुपए ना इसमें के हम देते हैं, आप सिर्फ 60 रुपए दो, 40 रुपए इसमें के हम देते हैं, ठीक है? जैसे गैस के लिए सब्सिडी मिलती है जिनकी इनकम उतनी नहीं है। दूसरी चीज, आजकल सोलर पैनल्स, इस पे भी सब्सिडी मिलती है। अगर अपन ने घर में ऊपर सोलर का, इलेक्ट्रिसिटी का अगर इंस्टॉल किया ना, उस पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सो दैट गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि इलेक्ट्रिसिटी जो एक्चुअल इसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब अपना जो अभी रेगुलर जिससे चालू है, कोल पे, थर्मल पे, वो उसका यूजेज कम हो और सोलर बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट उसमें भी सब्सिडी दे रही है। अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज में सब्सिडी बढ़ाएगी तो उस चीज की डिमांड क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट कोई चीज पर टैक्स बढ़ा देगी, गवर्नमेंट ने बोला कल से ये मोबाइल पर 100% टैक्स, अभी जो मिल रहा है उससे दुगना प्राइस हो जाएगा मोबाइल का, बरोबर? डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डिमांड थ्रू इट्स टैक्सेशन, परचेजेस, एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडी पॉलिसी। टैक्सेस इंक्रीज द प्राइसेस and decrease the quantity demanded. Subsidies on the other hand decrease the prices and increase the quantity demanded. इसीलिए गवर्नमेंट भी नहीं क्या बरोबर से टैक्सेस ज्यादा काय पर लगाती है मालूम है क्या, लग्जरियस कमोडिटीज पर, राइट? जिन लोगों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल चीजों पर भी टैक्स लगता है, बहुत लगता है, बट कंपेरेटिवली उन पर ज्यादा लगाती है। एक और चीज जिस पर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाती है, कौन सी लगती है क्या? दवा दारू, राइट? दवा नहीं, ऑब्वियसली ऐसी चीजें जो कि थोड़ी क्या बोल सकते हैं अपन उसको, जो लोग एडिक्ट है जो चीजों के लिए, वही तो अब है, तो गवर्नमेंट ही, स्टेट की बोलो या वो बोलो, राइट? तो उस पर, अल्कोहल पर, टोबैको पर, सो दैट गवर्नमेंट ट्राई तो करती है कि अपन ज्यादा टैक्स लगाते हैं, प्राइस ज्यादा बढ़ा देते हैं, प्राइसेस कम होनी चाहिए, सॉरी डिमांड कम होनी चाहिए, बट वो एक्चुअली होती नहीं है क्योंकि वो लोग उसको एडिक्टेड है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल रहा है, राइट? इसीलिए अब देखो गवर्नमेंट के पास में एक ऑप्शन तो है, जो चीजें ऐसी है कंप्लीट बैन कर दे, पावर है गवर्नमेंट के पास में, बरोबर है। कोई कोई स्टेट्स में है भी बैन, जैसे गुजरात में अल्कोहल इज बैन, नहीं चलता, राइट? इट इज कॉल्ड अ ड्राई स्टेट। पर गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है फिर सब जगह पर बैन?
पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस का। इतना बड़ा रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को इन प्रोडक्ट से, इतना बड़ा, क्योंकि लोग कितना भी प्राइस बढ़ा दे कंज्यूम करते ही हैं, राइट। पर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को यह भी बताना है कि भाई हम थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं इसको। ऐसा जो है सब होता है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस ऑन लग्जरियस गुड्स, सब्सिडीज फॉर सोलर पैनल्स जो अपन ने बोला। ऐसे ही गवर्नमेंट टोटल बैन या रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कोई कोई गुड्स पर, हायर टैक्सेस लगा सकती है फॉर सोशली अनडिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। यही सोशली अनडिजायरेबल चीजें। द गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड विल ऑल्सो अफेक्ट द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एक और पॉइंट, ये क्या बोल रहे हैं यहां पर? गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो विल अफेक्ट द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन के इंटरनेशनल गुड्स यहां पर आ सकते हैं या नहीं, उसके हिसाब से मेरे डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड भी कम ज्यादा होगी। कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला मस्क भैया को, इलॉन मस्क भैया, उनको बोला तुम आराम से जब चाहे तब अपनी कार यहां पर आकर के बेच सकते हो, जितना बेचना है जैसा बेचना है बेचो, राइट। अब लोगों को वो नई नई चीज लगेगी, उसकी डिमांड इंडिया में बढ़ेगी, लोग वो वाली कार खरीदेंगे। यहां की टाटा की कार्स की डिमांड कम होगी फिर कि ज्यादा होगी? कम होगी। लोग वो वाली खरीदेंगे तो सब्स्टिट्यूट, राइट। और अगर गवर्नमेंट ने बोला नहीं तुम हम तुमको नहीं बेचने देंगे यहां पर, तो फिर डोमेस्टिक लोगों के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको डोमेस्टिक ही खरीदना पड़ेगा। ऐसे भी गवर्नमेंट काम करती है। ऐसे सारे फैक्टर्स जो है हमको दिए जाते हैं। देखो इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे वेदर कंडीशंस, बिजनेस कंडीशन। वेदर कंडीशन जैसे जहां पर बारिश है वहां पर अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स, और इन सब का नॉलेज भी होना जरूरी है। जैसे वेदर कंडीशन अपन बोल रहे हैं, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर बारिश होती ही नहीं, वहां पर आप अगर रेनकोट या छाते की दुकान खोलोगे तो चलेगा क्या? जहां पर एकदम गर्मी पड़ती, एकदम मतलब हमेशा 12 महीने ज्यादा गर्मी रहती, वहां पर हीटर बेचोगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ऐसे वेदर कंडीशंस पे भी डिमांड जो है डिटरमाइन करती है। जैसे ज्यादा ठंडी में हीटर्स डिमांड होंगे, एकदम गर्मी में एसी कूलर्स डिमांड होंगे। बिजनेस कंडीशन कैसी है? स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, अगर पूरी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, बूम हो रहा है, उस केस में क्या होगा? जनरली डिमांड ओवरऑल ज्यादा रहेगी। अगर इकोनॉमी में लोगों के पास में पैसा ही नहीं है तो डिमांड कम होगी। लेवल ऑफ एजुकेशन कितना है, मैरिटल स्टेटस कैसा है, उसके हिसाब से भी गुड्स की डिमांड चेंज होती है। मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है कोई पर्सन तो यूजुअली जो होम मतलब होमली गुड्स होते हैं या फिर नॉर्मली अपने जो एक घर गृहस्थी में लगते हैं, वो गुड्स की डिमांड ज्यादा रहेगी। सोशियो इकोनॉमिक क्लास, ज्यादा लोग हायर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं, उस हिसाब से भी डिमांड चेंज होगी। ग्रुप मेंबरशिप्स, ग्रुप मेंबरशिप्स मतलब अगर आप कोई एक ग्रुप के पार्ट हो, जैसे फिटनेस ग्रुप हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल अपन बेसिक एक आईपीएल टीम बोलते हैं, अपन आईपीएल टीम को फॉलो करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आरसीबी, तो अब आरसीबी को अपन फॉलो कर रहे हैं। आरसीबी जब आईपीएल वगैरह आता है उसकी मर्केंडाइज की डिमांड वगैरह बढ़ेगी, वो जो लोग वो टी शर्ट वगैरह नहीं बेचते क्या, उनकी डिमांड वगैरह बढ़ेगी, राइट। हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, ये भी अपन ने डिस्कस किया, हैबिट से भी अफेक्ट होता है। सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, लोग जो ऐसे कभी अपने यहाँ पर इंडिया में जैसे त्योहार पर, जैसे धनतेरस पर बहुत लोग सोना ज्यादा खरीदते हैं, सोना थोड़ा बहुत तो खरीदते ही हैं, राइट। ऐसा भी कोई कोई इसमें अपन कोई कोई ओकेजन पर नई साड़ी खरीदते हैं लेडीज, राइट, नवारी वगैरह, ये सारी चीजों पर, एडवर्टाइजमेंट पर, ये सब चीजें भी डिमांड को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। ऐसा सब दिया हुआ है अपने को। लास्ट चीज है डिमांड फंक्शन, आज पढ़े या कल पढ़े? बोर होता कह रहे तुमको इकोनॉमिक्स? शुरुआत का जो थोड़ा पार्ट है ना अपना, वो 12th में मतलब आपका ऑलमोस्ट कवर्ड है,
बट थोड़ा यहां पर और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा बारीक पॉइंट्स पर सब कुछ दिया है। डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन के बाद में लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड तो लर्न किया होगा 12th में, एकदम एक एक वर्ड 10-10 बार रट रट के, राइट। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, यहां पर इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व अगले इसमें आएगा। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आई थिंक नहीं था, वो था क्या? नहीं था ना। जो अपन लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, ये पता है अपने को बेसिक से, बट क्यों होता है ऐसा, लॉजिक क्या है, अपन ने वहां पर लिखा था, पेज नंबर रेफरेंस यहां का, वो भी देखेंगे अपन। ऐसा सब कुछ है, इंटरेस्टिंग पार्ट। आपको इसके लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी, हर एक चैप्टर के एंड में जो मॉड्यूल है वहां पर तो क्वेश्चंस है ही बहुत सारे, ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उनमें आखिर में 60-70 एमसीक्यूज है। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक मिलेगी आपको, उसमें देयर आर वे मोर एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट एक चैप्टर के 200-250 ऐसे कुछ तो भी एमसीक्यूज है, आप उससे से प्रैक्टिस कर सकते हो। घर पे पढ़ाई कर रहे हैं क्या सब लोग? एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी चालू की है क्या? कितनी देर कर रहे हो? क्या करते हो घर पे अभी? पढ़ाई, बट कैसे, क्या करते हो? ओके, वापस से एक बार रिवाइज करते हो, मेन मेन पॉइंट्स लिख लेते हो, फिर से वीडियो देखते हो। ओके, परफेक्ट। जो भी है डेली बेसिस पर बनाए रखो रिवीजन, जो अपन ने किया है क्लास में वो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना, साइड में कुछ लिखना है, करना है वो लिख लेना, राइट। जो हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो अभी से अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाओ। एक और चीज बताता हूं आपको, अपन पहली बार पढ़ेंगे, पहली बार में हो सकता है इतना पूरा आपको ये सेंटेंस का मेजॉरिटी पार्ट हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करना पड़ेगा। जब आप रिवीजन करोगे तब आप मेनली इसी पर फोकस करोगे, इतना जो हाईलाइटेड पार्ट है, बरोबर। अब सेकेंड रिवीजन करते टाइम पर नहीं, कि अभी आपने वापस से उसको हाईलाइट करना है वो वाले पार्ट को। फॉर एग्जाम्पल उसमें से आपको इतना पार्ट हाईलाइट करना है जिससे आपको पूरा सेंटेंस ध्यान में आ जाता है। देखो, पहली बार पढ़ रहे तो अपने को पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा है, फिर वापस अभी अपन इसको हाईलाइट कर ले रहे हैं, फिर अगली बार जब रिवीजन करेंगे तब इतना सेंटेंस पढ़ेंगे, उससे अपने को ये पूरा सेंटेंस ध्यान में आ जाएगा। सेकेंड टाइम जब अपन पढ़ते रहेंगे तब इतना पार्ट हाईलाइट कर लेंगे, तो थर्ड टाइम जब पढ़ेंगे जब सिर्फ इतना ही पार्ट पढ़ना पड़ेगा, उससे अपने को पूरा सेंटेंस ध्यान में आ जाएगा, राइट। ऐसे अपने को हाईलाइट करते हुए अपन अपना कंटेंट शॉर्ट करते जा सकते हैं। ऐसा करते जाने का, अगर पढ़ते टाइम पर तीसरी चौथी बार कभी अगर वो सेंटेंस ध्यान में नहीं आया तो हाथों हाथ अपन पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हैं, बरोबर। बट अदरवाइज अपना मोटिव ये रहना चाहिए कि जितना अपन शॉर्ट करते जा सकते हैं उतना शॉर्ट करते करते जाना है, सो दैट जब अपने को आखिरी एग्जाम का टाइम आएगा ना, तब अपने पास में कितना टाइम हो रहता है एक सब्जेक्ट के लिए? 1.5 दिन, राइट। जब आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा उसके बाद में 2 दिन आप समझ लो, शाम को 5 बजे तक आप आओगे, एक दिन नेक्स्ट दिन आपको पूरा मिलेगा, उस दिन का शाम मिलेगी, और फिर उसके अगले दिन आपका पेपर रहेगा, उसमें आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, ये हो जाए, ये आपको जरूरी है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस अपन ऑब्वियसली यहाँ पर भी बहुत सारी टेस्ट्स होगी, सब कुछ होगा, उसमें भी वो होता जाएगा। लॉ पर एक टेस्ट लें क्या? नहीं, लेना तो है ही, अभी ले क्या? अभी मतलब, अरे अभी मतलब विद इन दिस, या तो देखो, या तो एक ऑप्शन है इस वीक के एंड में, या फिर एक ऑप्शन है कि अपना जो यूनिट 1 चल रहा है ना, वो यूनिट 1 हो जाए तो फिर चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड यूनिट 1 इन दोनों पर मिला करके लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, चलिए देखते रुकते हैं यहां पर। थैंक यू सो मच।